गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी मॉक टेस्ट को। और ये मॉक टेस्ट इसमें अगर बात करें, शॉर्ट वीडियो जो हमने पहले भी बना रखी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट ये एक पैकेज के रूप में होगा मॉक टेस्ट। 70 क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड। और इसमें एनसीईआरटी को भी हमने कवर करने की कोशिश कर रखी है। एक जैसा पेपर का फॉर्मेट रहता है उसी बेस पे हमने बनाने की इसकी कोशिश की गई हमारे द्वारा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें उत्तराखंड एलटी मॉक टेस्ट नंबर 1 है, यानी कि पहले नंबर का मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हु अमंग दीज कॉल्ड अ होम स्पन फिलोसोफर। तो इनमें से होम स्पन फिलोसोफर के रूप में किसको जाना जाता है? मैथ्यू अर्नोल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉजर और वॉल्ट विटमैन। 4 ऑप्शन है और वॉल्ट विटमैन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉल्ट विटमैन जो है 19th सेंचुरी के, अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, 19th सेंचुरी के अमेरिकन ये पोएट, एसेस्ट और जर्नलिस्ट हैं। और इनको जाना जाता है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से इनको जाना जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका भी हैं ये। और इन्होंने एक फेमस कोटेशन, एक लाइन इनके द्वारा कही गई है, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। इसके साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ आपको अगर एलटी की, उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पैडागोजी वाले पोर्शन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का है। आप एक ही पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि गेम चेंजर जैसा कि कहा जाता है पैडागोजी को, तो है वो रियल में, ये मानना भी पड़ेगा आप लोगों को। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप उत्तराखंड में एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे सफिशिएंट मैटर मिलेगा आपको इस चैनल में। आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिएगा। एजेस वाइज भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करके हर एक टॉपिक को कवर करने की हमारी कोशिश हमारे द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच फ्रेज वॉज नॉट कॉइंड बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा कौन सा फ्रेज नहीं कॉइन किया गया है? नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है ये टर्म कॉइन किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा, और जॉन कीट्स ने इसको कॉइन कर रखा है 1817 में। 1817 से रिलेटेड एक चीज़ और मैं कंपेयर करा रहा हूँ आपको, एक और पॉइंट कंपेयर करा रहा हूँ, जो कि एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज का बायोग्राफी करके एक वर्क आ रखा है, क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है, फैंसी और इमेजिनेशन की बात कर रखी है उसमें उन्होंने 1817, ये याद रखिएगा। नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स के द्वारा कॉइन किया गया है। और इसी 1817 से रिलेटेड एक पॉइंट और आप लर्न कर सकते हैं, बायोग्राफी लिटरेरिया, एस.टी. कॉलरिज का। और जो ये अदर 3 टर्म है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये टॉमस स्टर्न इलियट के द्वारा कॉइन किए गए हैं। टॉमस स्टर्न इलियट को बात करें तो 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ये भी आप एक पॉइंट याद कर सकते हैं। वेस्टलैंड वाले, दी वेस्टलैंड करके भी इन्होंने लिखा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ समर इन कैलकाटा। तो समर इन कैलकाटा के ऑथर कौन है? निजी मिजिगल, ए.के. रामानुजन, कमला दास, तोरू दत्त। 4 ऑप्शन हमारे पास है और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। समर इन कैलकाटा जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है, और ये कब लिखा गया है? 1965 में आ रखा है ये वर्क। और इसके अलावा बात करें, कमला दास जो है इंडियन पोइटेस हैं, और ये किसके लिए जानी जाती हैं? कन्फेशनल पोइट्री लिखने के लिए जानी जाती हैं। और इनकी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है एंते कथा करके है, और जो कि इंग्लिश में जिसको द स्टोरी के नाम से जाना जाता है, माई स्टोरी एंते कथा। हु रोड दी फॉरवर्ड ऑफ आनंद्स नोवेल अनटचेबल। आनंद, मुल्कराज आनंद की बात चल रही है, इनका एक अपना नोवेल है अनटचेबल। और तो इसका जो प्रीफेस लिखा गया है, इसके फॉरवर्ड लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, रुडियर्ड किपलिंग, आर.के. नारायण, ग्रैहम ग्रीन। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा E.M. फॉस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। और बात करें यहाँ पे अनटचेबल में कैरेक्टर की, कैरेक्टर इसमें आपको बाखा नाम के एक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। बाखा की सिस्टर सोहिनी होती हैं। बाखा की सिस्टर के बारे में भी पूछा जाता है, सोहिनी। और ये 1935 में ये पब्लिश हो रखा है, 1935, अनटचेबल, मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेसेक्स रेफर्स टू, वेसेक्स किस यानी कि रेफर करता है होम टाउन ऑफ जॉर्ज इलियट। इसके अलावा बात करें रीजन वेयर ब्रोंटे सिस्टर लिव,
रीजन वेयर हार्डीज नोबल आर सेट एन एरिया ऑफ स्कॉटलैंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रीजन यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पे हार्डी की नोवेल्स की सेटिंग है, हार्डी की नोवेल जहाँ पे आधारित हैं वो एसेक्स कहा जाता है उसको। और बात करें रीजनल नोवेलिस्ट में, इंडिया में जो है एक इंडियन नोवेलिस्ट भी आते हैं, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाम आप बताएंगे, जिनके नोवेल्स की सेटिंग रहती है क्या, मालगुडी। तो मालगुडी इंडिया के कौन से वो हैं नोवेलिस्ट जिनकी नोवेल्स जो है मालगुडी पे आधारित हैं, ये आप बताएंगे। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इनको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 1960 में इनको साहित्य अकेडमी मिला है, 1958 में इन्होंने द गाइड करके लिखा है। अब तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, ये क्या है, ऑप्टिमिस्ट हैं, पेसिमिस्ट हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं या नन ऑफ दीज। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोलते हैं इसको, और ये 4 ऑप्शन है, इसमें से अगर बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्टिमिस्ट हैं, आशावादी हैं, ये बोलते हैं गॉड इज़ इन हिज हेवन एंड एवरीथिंग इज़ राइट विद मैन करके, ऐसे इनका है। और इसके ठीक अपोजिट ये लाइन थॉमस हार्डी की है जो कि पेसिमिस्ट है। टेनिसन की बात करें और रॉबर्ट ब्राउनिंग जिन्होंने लॉस्ट लीडर करके भी लिखा है इन्होंने, आप सर्च कर लीजिएगा इनका वर्क, द लॉस्ट लीडर करके। टेनिसन वॉन दी चांसलर मेडल एट कैम्ब्रिज, तो इन्होंने चांसलर मेडल अवार्ड इनको मिला कैम्ब्रिज में अपनी पोम के लिए। यूलिसिस लेडी ऑफ सैल्यूट, टिम्बक्टू और लोटस, 4 ऑप्शन है। टिम्बक्टू के लिए मिला था, और ये मिला था इनको कब, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात चल रही है, विक्टोरियन एज के जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं, विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट। और इन को अगर बात करें, ये पोइट लॉरेट है 1852 1892, यानी कि वर्ड्सवर्थ की बात, वर्ड्सवर्थ रहे थे 1843 से 1850 तक। और अगर बात करें टेनिसन के बारे में, तो टिम्बक्टू इनको मिला था कब, 1829 है, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1829। नेक्स्ट, द नेम ऑफ यूलिसिस अ सन, यूलिसिस के सन, यूलिसिस किंग ऑफ इथाका, इथाका के किंग थे। यूलिसिस किंग कहाँ के थे ये पूछा जाएगा, इथाका के किंग थे। इनके सन का नाम क्या था, टिमोथी, टिथोनस, टेलीमेकस और एंड्रोनिकस। 4 ऑप्शन हैं, और टेलीमेकस करके इनका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनके सन का नाम था। किसने लिखा है यूलिसिस करके, टेनिसन का ही है। हु टर्म सैले एज मेलपोइक, तो सैली को मेलपोइक किसने कहा, कीट्स, अर्नोल्ड, एलियट और जीविसो। 4 ऑप्शन है, और ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनको जो है मेलपोइक कहा। पीबी सैली, पर्सी बेसिस सैली की बात चल रही है। डिकिंस के वर्क की बात करें तो वर्क में देखने को मिलता है ह्यूमर एंड पैथोज। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, नीदर ह्यूमर नॉर पैथोज, ह्यूमर बट नो पैथोज, पैथोज बट नो ह्यूमर। तो अगर यहाँ पे बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमर तो देखने को मिलता है लेकिन पैथोज नहीं मिलता है इनके वर्क में, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर बात करें ह्यूमर और पैथोज दोनों के लिए किसको जाना जाता है ये पूछा जाता है, तो चार्ल्स लैम्ब यानी कि को जाना जाता है ह्यूमर एंड पैथोज के लिए, दोनों का यूज किया हुआ है इन्होंने। और इनका जो फेमस वर्क है उसमें मैं आपको इनके उस वर्क का नाम बताने जा रहा हूँ, ड्रीम चिल्ड्रन करके है। ड्रीम चिल्ड्रन कुमायूं यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है, फर्स्ट सेम के, अगर आप देखेंगे ड्रीम चिल्ड्रन करके है चार्ल्स लैम्ब का। तो उसमें ह्यूमर एंड पैथोज आपको देखने में, चार्ल्स लैम्ब यानी कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट इनको कहा जाता है, और तो इनके वर्क्स में ह्यूमर एंड पैथोज देखने को मिलता है। लेकिन अगर डिकिंस की बात करें तो इनका द ग्रेट एक्सपेक्टेशन में आपको ह्यूमर एंड पैथोज देखने को मिल जाएगा। अधिकतर जो ह्यूमर का यूज़ करते हैं वो चार्ल्स डिकिंस हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेसेसिटी ऑफ एथिज्म जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, 4 ऑप्शन है, अलेक्जेंडर पोप, पीबी सैले, डब्ल्यू इट्स और इसके अलावा टी.एस. एलियट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पीबी सैले। पीबी सैले पर्सी के सैले के द्वारा लिखा गया है। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म पैम्पलेट था जो कि ये इन्फ्लुएंस होके लिखा था किससे, ह्यूम करके हैं, HUME। और ये पीबी सैली के द्वारा लिखा गया था, जिसके लिए इनको एक्सपेल कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड से। तो ये पब्लिश कब हो रखा है ये पूछा जाता है कभी कभार, तो 1811 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
व्हेन वॉज चार्ल्स लैम्ब बोर्न, चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ? चार्ल्स लैम्ब प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे हमने बताया इनके बारे में। और इसके अलावा ड्रीम चिल्ड्रन इनका जो फेमस है और ह्यूमर एंड पैथेज के लिए जाने जाते हैं। और इनका जन्म जो हो रखा है 1775 में हो रखा है। यानी कि इलिया नाम का पेन यूज करते थे, पेन नेम इनका इलिया था। और ऐसे जो इलिया का फर्स्ट कलेक्शन इनका आया था 1823 में और दूसरा आया था 1833 में। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे जो इलिया फर्स्ट कलेक्शन जो है वो 1823, सेकंड 1833 और 1834 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके साथ साथ इनके फ्रेंड जो है एस टी कॉलरिज की भी डेथ हो गई थी 1834 में ही। तो इनका लाइफ स्पेन क्या हो जाएगा? 1775 टू 1834। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजामंड ग्रे करके भी इनका एक वर्क है। नेक्स्ट देख सकते हैं, व्हाट टर्म डज किट्स यूज फॉर द ग्रेसन अर्न? ग्रेसन अर्न के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं डॉक्टर, सोशियोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट और हिस्टोरियन? तो ये सिल्वन हिस्टोरियन करके एक टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, सिल्वन हिस्टोरियन करके ग्रेसन अर्न के लिए। जॉन किट्स कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके लिए दे रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट बोर्न फर्स्ट टू डाई कहा जाता है इनको। तो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं जॉन किट्स, आप बताएंगे। विच पोम वॉज कॉल्ड द पोम टू कॉलरिज बाई वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोम जो है पोम टू कॉलरिज के नाम से जानी जाती है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इसमें देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमारे पास जो है, टिंटन एबे, इंटीमेशन ओड, द प्रील्यूड, सॉलिटरी रेपर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रील्यूड को जाना जाता है। प्रील्यूड जो कि रिटन जो है 1805 के दौरान लिखी गई है और ये पब्लिश हो रखी है 1850 में पोस्टमसली इनकी डेथ के बाद, यानी कि किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसको पोम टू कॉलरिज भी कहा जाता है। और इसका एक सब टाइटल है जो कि इसी वर्क को दे रखा है उन्होंने सब टाइटल। तो वो सब टाइटल आपको बताना है यहाँ पे कि प्रील्यूड का जो सब टाइटल है वो क्या है। ये जो हमने बात की इसमें 1805 में तो इसको लिखा गया है, 1850 में इसको पब्लिश किया गया है पोस्ट्यूमसली इनकी डेथ के बाद। और इसको पोम टू कॉलरिज तो कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और टाइटल इसके लिए यूज किया जाता है, सब टाइटल, जो कि हमने बहुत वीडियोज़ में अपनी बता रखी है। आज तक जितनी भी लिटरेचर की वीडियोज़ हैं जिनमें अगर बात करें रोमांटिक एज की बात हो रखी होगी तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है। तो आप बताएंगे प्रील्यूड का सब टाइटल क्या है? हिंट ऐसा है इसमें, ग्रोथ से रिलेटेड है आपके लिए। नेक्स्ट इसमें बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिस स्लीप वॉकिंग सीन अकर्स। स्लीप वॉकिंग सीन जो है वो अकर होता है, कहाँ पे अकर होता है ये हमें बताना है। स्लीप वॉकिंग सीन जो है किंग लियर, मैकबेथ, अथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये 4 के 4 वर्क हैं विलियम शेक्सपियर के। तो मैकबेथ में जो है स्लीप वॉकिंग सीन अकर होता है लेडी मैकबेथ के साथ। और ये जो है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है जिनमें HOKM करके हैं। हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क और अथेलो वेनिस इसकी सेटिंग होती है। और किंग लियर की सेटिंग कहाँ होती है? मैकबेथ। किंग लियर की सेटिंग आप बताएंगे। मैकबेथ शॉर्टेस्ट यानी कि 4 ट्रेजेडीज हैं उनमें से, और स्कॉटलैंड इसकी है। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सीन जो है स्लीप वॉकिंग सीन मैकबेथ में अकर होता है और कौन से उसमें रहता है? ये हैपन होता है एक्ट 5 सीन 1, एक्ट 5 और सीन 1, ऐसे याद रखेंगे 51। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर रिटन बाय, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा गया किसके द्वारा? चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने लिखा है, दोनों भाई बहन यानी कि सिबलिंग बोल सकते हैं। और इसमें ट्रेजेडीज और कॉमेडीज लिखी हैं, टोटल 20 हैं। ट्रेजेडी किसने लिख रखी हैं ये आप बताएंगे। ट्रेजेडीज और कॉमेडीज कितनी लिखी हैं? 20 हैं टोटल। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बता रखे हैं, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वीडियोज वॉच नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वॉच कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल में वहाँ पे मिल जाएंगी। हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव? तो सेल्फ लव से यानी कि सफर्ड कौन होता है, सिक कौन होता है इसका? 12th नाइट में। 12th नाइट अभी हाल ही में हमने डिस्कस कर रखा है प्ले को, उससे रिलेटेड सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। मॉलबोलियो, सल्टोबी वेल्च, एंड्रू एगुची का ओलिविया 4 ऑप्शन है। और मॉलबोलियो जो है इसमें सेल्फ लव से जो है सफर होते हैं, सिक होते हैं इसके। नेक्स्ट इसकी सेटिंग जो है 12th नाइट इलीरिया इंग्लैंड में है इसकी भी।
विच रोमांटिक पोएट कॉइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो स्पॉट्स ऑफ टाइम किसने कॉइन कर रखा है ये बताना है। 4 ऑप्शन है, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, लॉर्ड बायरन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विलियम वर्ड्सवर्थ ने कॉइन कर रखा है ये। और स्पॉट्स ऑफ टाइम जो कि इनका वर्क प्रील्यूड है, प्रील्यूड में इन्होंने ये स्पॉट्स ऑफ टाइम फ्रेज कॉइन किया हुआ है। नेक्स्ट, ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना आउट ऑफ। तो ओथेलो ने किल किया डेस्टिमोना को किस कारण? एंगर, हेट्रेड, लव, इग्नोरेंस। तो अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी जो है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानी जाती है? तो किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, अथेलो 4 हैं और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैमलेट को जाना जाता है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से। किंग लियर की बात करें तो इनकी 3 डॉटर्स थी, गॉनरेल, रेगन एंड कॉर्डिलिया करके। मैकबेथ आपको पता है स्कॉटलैंड के किंग हैं, एम्बिशियस होते हैं, ओवर एम्बिशियसनेस जो है इसकी थीम है। किंग डंकन को मार देते हैं मैकबेथ। ये तो आपने स्टोरी सुनी होगी, मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं उस वाली वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोड द एसे नाइफॉल्स, इंडिया एंड माइन करके। तो ये है कमला दास, आर पार्थसारथी, ए के रामानुजन, निजी म्यूजिकल। 4 ऑप्शन है और निजी म्यूजिकल का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप करके है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, अमेरिकन है ये भी। और बात करें तो इनकी कौन सी पोम? मेंडिंग वॉल वर्चेज, स्टॉपिंग बाय वुड्स, रोड नॉट टेकन। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स में है ये कोटेशन। हमने एक बार बहुत अच्छे से गाने के रूप में गुनगुनाई थी बहुत पहले, आज से कम 1.5-2 साल पहले की बात है। तो आप उन कोटेशंस को वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को। आपको भी उस तरीके से गाने के रूप में हमने इनको गुनगुनाने की कोशिश कर रखी है। नेक्स्ट देखिए इसमें टाइटल द साउंड एंड फ्यूरी टेकन फ्रॉम। साउंड एंड फ्यूरी जो टाइटल है वो टेकन किया लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है ये साउंड एंड फ्यूरी जो है? तो ये लिया गया है कहाँ से? 4 ऑप्शन है, हैमलेट, मैकबेथ, टेम्पेस्ट और किंग लियर। 4 ऑप्शन हैं और 4 हमें करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो ये लिया गया है मैकबेथ से। विलियम शेक्सपियर की प्ले मैकबेथ से लिया गया है द साउंड एंड फ्यूरी करके। और किसका है ये वर्क ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए, द साउंड एंड द फ्यूरी जो है किसका वर्क है इसका? ठीक है, ये टाइटल तो यहाँ से लिया गया, लेकिन किसका वर्क है ये आपके लिए क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सर्च कीजिएगा, अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिल्टन्स लैमेंट, देखिए कहीं पे भी कोई आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उस क्वेश्चन डायरेक्ट आपको रैंडमली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके ऑप्शंस आप लगाते हैं तो आप डेफिनेटली मान के चलिए आप रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे। मिल्टन्स लैमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन। मिल्टन का जो लैमेंट है ब्लाइंडनेस के लिए वो किस में आपको देखने को मिलता है? पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, एरोपेजिटिका, नेटिविटी ओड और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेटिविटी ओड में देखने को मिलता है। एरोपेजिटिका फ्रीडम ऑफ प्रेस आपने सुना होगा, पैम्पलेट। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गर्ल्सवर्थी वाज। तो 4 ऑप्शन है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रेटर्निटी, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है जो इनका फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल है, 1906 में आया हुआ है। और अगर बात करें जॉन गर्ल्सवर्थ की तो 1932 में इनको मिला है नोबेल प्राइज़। 1948 में हमने बताया था किसको? T.S. एलियट को। इसके अलावा बात करें 1923 में मिला है W.B. येट्स को, 1925 में मिला है G.V. शॉ को। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इनके लाइफ स्पैन की अगर बात करें जॉन गर्ल्सवर्थ की तो 1867 से 1933, यानी कि 1 साल पहले इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज से। नेक्स्ट, पेरिपीटिया मीन्स क्या होता है? पेरिपीटिया का मतलब क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, प्रोग्रेशन ऑफ इमोशन, ट्रेजिक फ्लॉ, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, रिकॉग्निशन ऑफ एरर। 4 ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट हो जाएगा। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कहा जाता है पेरिपीटिया को। द मिस्ट्री प्लेस डील्स विद, मिस्ट्री प्ले डील करते हैं लाइफ ऑफ क्राइस्ट, द न्यू टेस्टामेंट, साम्स, एपोक्रिफा। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा द न्यू टेस्टामेंट से ये डील करते हैं मिस्ट्री प्ले। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वॉज कॉइंड बाय। मेटाफिजिकल पोइट्स किसके द्वारा कॉइन किया गया है? बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, हेलन गार्डनर, ड्राइडन।
तो ये डॉक्टर जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन के नाम से जिनको जाना जाते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। यूनिवर्सिटी विट्स की संख्या 7 थी और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर रहे थे। और इसमें से बात करें तो कौन से नहीं है पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी विट्स। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, क्रिस्टोफर मॉलो, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन नहीं है। यूनिवर्सिटी विट्स से रिलेटेड सेपरेट वीडियोज भी मिल जाएंगे आपको। और ये टर्म किसने कॉइन कर रखा है पूरी डिटेल में हमने वीडियोस बना रखी हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे अभी 29 पे पहुँचे हैं। अभी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। ऑलरेडी हम टाइम बहुत ले चुके हैं इस वीडियो में, 21 मिनट हम अभी तक हो चुके हैं। द टर्म कर्टल सोनेट की अगर बात करें तो किसने कॉइन कर रखा है, जॉन मिल्टन, विलियम ब्लेक, जी.एम. हॉपकिंस और मैथ्यू आर्नोल्ड। 4 ऑप्शन हैं, तो ये जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा कर्टल सोनेट जो है कॉइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी विच इन विच पोम विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन अकर। तो कौन से पोम में ये लाइन अकर होती है, देखने को मिलती है हमें। तो 4 ऑप्शन है, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ओड ऑन ड्यूटी, लाइन्स रिटर्न ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे, दिस सॉलिटरी डीपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लाइन्स रिटर्न ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। हु सैड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो ये किसने कहा है मिल्टन के बारे में, तो ये कहा है किसने। 4 ऑप्शन, किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड, डब्ल्यू बीट्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ये इनका एक वर्क है टू मिल्टन या लंदन 1802 करके है, लंदन 1802 करके इनका वर्क है, या टू मिल्टन करके भी है, मिल्टन के लिए भी इन्होंने कहा है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस हु सेड दिस लाइन। फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर, एक मुट्ठी भर सिल्वर के लिए उसने हमें छोड़ दिया, किसने कहा ये, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड टेनिसन और जॉन ड्राइडन। 4 ऑप्शन है, और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था लॉस्ट लीडर में, हमने जैसे कि बताया था, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। नेम ऑफ प्रोस्पेरोज डॉटर इन दी टेम्पेस्ट, जो विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है टेम्पेस्ट करके, तो उसमें प्रोस्पेरो की डॉटर का नाम क्या होता है, डेस्डिमोना, कॉर्डेलिया, मिरांडा, ओलिविया। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा मिरांडा करके है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू विच वर्क ऑफ हिज ऑन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। तो अपने कौन से वर्क को इन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा है, अपना पहला ईयर का मतलब होता है वंशज, उत्तराधिकारी। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, रेप ऑफ लुक्रेसी, वेनिस एंड एडोनिस, एज यू लाइक इट, सिम्बेलिन। इनकी नरेटिव पोम से हैं वेनिस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रेसी करके। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेनिस एंड एडोनिस को कह रखा है इन्होंने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेक्सपियर बार्ड ऑफ एवन भी इनको कहा जाता है। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हो रखा है। 1564 में इनका जन्म हुआ, शेक्सपियर की बात चल रही है। 1616 में इनकी मृत्यु हो गई, 1616 में इनकी मृत्यु हो गई। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू, कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, रेस्टोरेशन, विक्टोरियन, एलिजाबेथन, रोमांटिक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड है 1558 से लेके 1603 तक। इसको एलिजाबेथन एज या शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है। एजेस से रिलेटेड वीडियोज भी बनाई हुई हैं, तो वॉच कर सकते हैं उनको। और शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद, शेक्सपियरियन सोनेट समाप्त होता है किसके साथ, क्वार्टेट, ऑक्टेव, कपलेट और सेस्टेट। सोनेट 14 लाइन का, यानी कि आपको पता है जैसे इसकी राइम स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ और जी, यानी कि इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और लास्ट में एंड होता है कपलेट के साथ, दोहे के साथ, 2 लाइन। Who asked how many children had Lady Macbeth? किसने कहा ये how many children had Lady Macbeth करके, किसका वर्क है, एल्सी नाइट का है ये। और किसने कहा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्सी नाइट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चार्ल्स डिकेंस चार्ल्स डिकेंस थे एक विक्टोरियन पोएट, विक्टोरियन नोवेलिस्ट, विक्टोरियन क्रिटिक, साइंटिस्ट। और तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विक्टोरियन नोवेलिस्ट थे चार्ल्स डिकेंस। इन दी नोबल अनटचेबल, बाखा सिस्टर, बाखा की सिस्टर का नाम क्या है अनटचेबल में। 4 ऑप्शन, मोहिनी, सोहिनी, सजनी, गुलाबो। तो सोहिनी है इनका सिस्टर का नाम, अनटचेबल, जो कि हमने डिस्कस किया 1935 में पब्लिश हो रखा है, बाखा सिस्टर।
व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिला इनको अर्नेस्ट हेमिंगवे को? 23, 24, 48 और 54। 48 में हमने बताया आपको टी.एस. एलियट को मिल रखा है, 23 में किसको मिला है? W.B. येट्स को मिल रखा है, 25 में G.V. शॉ को मिल रखा है, 19 अगर 54 की बात करें तो यहाँ पे मिला है किसको? अर्नेस्ट हेमिंगवे को। हाउ मेनी सेक्शंस आर दी वेस्टलैंड, वेस्टलैंड में कितने सेक्शन है? वेस्टलैंड दी वेस्टलैंड यानी कि टी.एस. एलियट ने लिखा है, थॉमस स्टर्न एलियट ने लिखा है और ये 1922 इसका पब्लिकेशन ईयर है। और इसके अलावा बात करें तो इसमें 5 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शन हैं? 5 सेक्शन। ये हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी VGFD करा दो करके, VGFDW। बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ अ चेस, फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। 5 सेक्शंस हैं इसमें। 433 या 434 लाइंस, 433 कहीं पे आपको 434 भी मिल जाएगा। शांति 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 करके लास्ट में ये संस्कृत की जो वर्ड हैं उनके साथ इसका समापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और डेडिकेटेड किसको है? दी वेस्टलैंड इनके गुरु एजरा पाउंड, इल मिग्लियोर फेवरियो करके इनको इन्होंने कहा है उसमें। हु इज़ नॉन एज फॉर राइटिंग मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए किसको जाना जाता है लिखने के लिए? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडन, जॉन डन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन, ग्लोब थिएटर की बात करें 1599 में ये ओपन हुआ और ये ऑप्शन इसमें 1599 में ओपन हुआ था। इसके अलावा बात करें 1613 में इसमें आग लग गई और 1614 में ये रिबिल्ड हुआ। और बात करें 1642 में थिएटर्स क्लोज हो गए थे और 1660 में दोबारा से रीओपन होते। तो हमने सारे पॉइंट यहाँ पे बताने की कोशिश की। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1599 में जो है ये ओपन हुआ था ग्लोब थिएटर और 1613 में इसमें आग लग जाती है, बर्न डाउन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें 1613 में आग लगी तो 1614 में इसको फिर से रिबिल्ड किया गया और 1642 में जो है थिएटर्स वर क्लोज डाउन। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन वर थिएटर्स क्लोज डाउन, तो 1642 और 1660 में फिर से रीओपन होते हैं थिएटर्स, यानी कि चार्ल्स सेकंड के साथ रेस्टोरेशन एज में, जब मोनार्की रिस्टोर्ड होती है। हु इज सैम्स फ्रेंड इन दी स्टोरी द थर्ड लेवल। अब ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। चार्ली और सैम थर्ड लेवल करके चैप्टर है उसमें है। तो सैम का फ्रेंड चार्ली, एम हेमल और विलियम डगलस, 4 ऑप्शन है। चार्ली है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था इसका आंसर आपको। हु इज़ द पोएट ऑफ द रोड नॉट टेकन। तो पोएट कौन है रोड नॉट टेकन? क्लास 9th में है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, रॉबिन किलन, कार्ल सैंडबर्ग। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, अमेरिकन पोएट हैं जिन्होंने फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ही हैं। द रोड नॉट टेकन ये इनकी एनसीईआरटी में। और एक क्लास 12th में भी है, रोड साइड स्टैंड है में भी, आप चेक कर सकते हैं इसको। टोटो वॉज, टोटो थे, टोटो था। टोटो क्या था? पेट डॉग था, लेपर्ड था, प्रेटी मंकी और टाइगर इन दी जू। 4 ऑप्शन है। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। ग्रैंडफादर ब्रॉट इट फ्रॉम टोंगा ड्राइवर। अब एडवेंचर्स ऑफ टोटो करके क्लास 9th में है, आप देख सकते हैं इस वाले चैप्टर को भी। कीपिंग क्वाइट इज अ पोएम ऑफ, तो क्लास 12th से है कीपिंग क्वाइट। 4 ऑप्शन है। कमला दास, जॉन कीट्स, जॉन बेरीमैन, पैब्लो नेरुदा। तो पैब्लो नेरुदा करके आप याद रख सकते हैं इसको, कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुदा। जब इंटर के बच्चों को मैं लास्ट ईयर पढ़ा रहा था तो उन्होंने इसको प्रभुदा नेरुदा ऐसे याद रखा था। तो आप भी अपना कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, आपका आंसर निकलना चाहिए कैसे भी हो। नेक्स्ट, और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है इंट्रोस्पेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। इसमें मेडिटेशन की बात की जाती है। अपने आप को साइलेंट रखना है कुछ समय के लिए, और ताकि हम अपने आप को समझ पाएँ, अपने आप को जान सकें। इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मदर्शन करना है, खुद के दर्शन करने, खुद को जानना है। अगर इंसान खुद को जान जाए तो फिर इस संसार में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। व्हाट इज़ डेवलपिंग इन दी अबव सेंटेंस। अगर आपने हमारी ग्रामर की जो इससे पहले मॉक टेस्ट हमने बनाया था उसको देखा होगा तो ईजिली आप इनको कर लेंगे। इन्फिनिटी
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एडवर्ब, 4 ऑप्शन है। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे बताऊंगा। इंडिया जो है, ये देखिए कंट्री जो है, इंडिया भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कंट्री भी नाउन है। और कंट्री कैसी है, ये डेवलपिंग है। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। जो वर्बल एडजेक्टिव की बात करें, आईएनजी फॉर्म में जो वर्बल एडजेक्टिव हो तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। थर्ड फॉर्म में जो एडजेक्टिव का काम करे वो पास्ट पार्टिसिपल है। इन्फिनेटिव 2 + B1 होता है। और एडवर्ब आपको पता है, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में जब कभी भी कोई एडजेक्टिव करना काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। डांसिंग गर्ल, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। डांसिंग गर्ल, डेवलपिंग कंट्री, रनिंग डियर, यानी कि नाउन से पहले जब आईएनजी फॉर्म आए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फाइंड आउट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। टेंस बताना है। ही रेड अ बुक, ही रेड अ बुक, इसमें टेंस बताना है। तो मैं इसको रेड क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये रीड्स नहीं है। ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ रीड ना आके रीड्स होता। तो ये रीड तो नहीं है, ये रेड है, ये रेड है। वर्ब की सेकंड फॉर्म रीड, रेड, रेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज होती है, सिंपल पास्ट में होती है। ये अगर आपको टेंस आते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो इसमें आप प्रोनाउन के सीक्वेंस की बात करें, 4 ऑप्शन हैं, पहले आप देख लीजिएगा इनको। और मैं यहाँ पे सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, 1 2 3 और 2 3 1। आप, उसने और मैंने। जब कोई अच्छा काम हो तो क्रेडिट पहले सेकंड पर्सन को दिया जाता है, फिर थर्ड पर्सन को, फिर अपना लिया जाता है। जब कोई कहीं पे गलती हो जाए तो मैंने ये गलती की, इसमें आपका भी दोष है और उनका भी है। गलती एक्सेप्ट करते समय पहले जाना पड़ेगा कैप्टन, जैसे आप टीम के कैप्टन हैं तो मेरी तो गलती है ही है, साथ में आपकी और अन्य प्लेयर्स की भी है। तो अगर जब जीत का श्रेय देना हो तो दूसरों को देना है, ये याद रखना। तो इसमें ये सेंटेंस है। तो इसमें देखिए सेकंड, थर्ड और फर्स्ट कौन से उसमें है, ये पॉजिटिव में आता है और ये नेगेटिव में आता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर आपको प्रोनाउन नहीं पता है तो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड में यू आता है, थर्ड में ही, सी, दे और इट आते हैं। तो इसमें 2 3 1 यू, टॉम एंड आई एट स्वीट्स, ये करेक्ट हो जाएगा। दिस सेंटेंस आई एम गोइंग टू बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, मैं टीचर बनने वाला हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। तो बनने वाला हूँ, अभी बना तो नहीं हूँ। प्रेजेंट टेंस होगा नहीं, पास्ट टेंस भी नहीं होगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा क्योंकि ये नियर प्रेजेंट में आता है। गोइंग टू को गोना बोलते हैं जैसे शॉर्ट में। मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, ये करने जा रहा हूँ, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। नो सूनर ही हैज़ रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। तो इस टाइप का ये लॉ ऑफ इन्वर्जन काम करता है इस टेंस में, इस टाइप के सेंटेंस में। नो सूनर, तो इसके बाद इसमें ऑप्शन देखिए, नो सूनर, हैड ही, वैन आ रहा है नहीं होगा, देन आना चाहिए, ये पॉजिटिव बन जा रहा है, इसमें देन आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इंटेरोगेटिव पहले आना चाहिए। डिड, देखिए डिड आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए लॉ ऑफ इन्वर्जन में, और सूनर के साथ देन आता है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर डिड ही रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। नो सूनर के साथ देन आता है, कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है, सूनर देन घर के ऐसे होता है। और लॉ ऑफ इन्वर्जन में हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, ये याद रखिएगा। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन यू आर नो फूल, यू आर नो फूल निगेटिव वर्ड का यूज करके पॉजिटिव स्टेटमेंट कहा जाता है, तो लिटरूट्स होता है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ केयरफुल, केयरफुल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जब कभी भी ये याद रखिएगा, ग्रामर की वीडियोज अगर आपने देखी हों जो हमने बना रखी हैं तो तब तो आप इजीली कर लेंगे। मैं 100% आपसे कह रहा हूँ, ये ग्रामर ज़्यादा टफ नहीं है एलटी लेक्चरर में जो आती है। केयरफुल जो है, फुल और लेस जिसके अंत में दिख जाए आपको, फुल और लेस दिख जाएँ, ये एडजेक्टिव होते हैं और इनमें नेस लग जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो देखिए इसमें केयरफुल जो है एडजेक्टिव है और इसमें नेस लग जाए, केयरफुलनेस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, केयरफुलनेस। केयरिंग हस्बैंड, केयरिंग ब्रदर, केयरिंग यानी कि एडजेक्टिव है, केयरलेस भी एडजेक्टिव है, और केयरफुली आपका किसी काम को केयरफुली करना है, एडवर्ब हो जाएगा। तो केयरफुलनेस जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन की विशेषता हमने बता रखी है, नेस आ जाए, हुड आ जाए, सिप आ जाए, मेंट आ जाए, किसी वर्ड के अंत में सफिक्स ये लगे हुए मिले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। सीधे सीधे TION आ जाए, SION आ जाए, ये पूरी लिस्ट बता रखी है। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आपको वॉच तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको
करना पड़ेगा उसके लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ प्ले लिस्ट पर विजिट करिएगा, मिलेगा आपको, सफिशिएंट मैटर मिलेगा, नहीं मिलेगा तब बताइएगा आप। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ जूनियर? जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ देन नहीं लगता है, याद रखना, इनके साथ लगता है हमेशा टू। तो इसमें देख लीजिए कौन सा है, जूनियर टू। ये मोर के साथ तो आपको पता है देन आता है, तो ये तो होगा नहीं, और मोर जूनियर देन होगा नहीं, जूनियर देन भी नहीं होगा, जूनियर टू सीनियर टू होता है। और अन्य में बात करें तो उनमें देन लगता है, मोर देन, ग्रेटर देन, ऐसे करके, लेस देन। चेंज द वॉइस, आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसे इंग्लिश पढ़ाई। तो इसमें हमने बता रखा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव में हमेशा। ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब आ जाता है। वॉज वर्ब किस में आया है, इसको देख लेते हैं। पहला तो होगा नहीं, अब दूसरा देखिए इसमें भी वॉज वर्ब है नहीं, ये भी नहीं होगा। अब लास्ट के दो में हमारे पास वॉज वर्ब है। तो आई टॉट हिम, ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी। अब देखो इंग्लिश वॉज टीच तो होगा नहीं, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, तो सी ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट हो गया आपका। इसको पहले ऑब्जेक्ट हमने, इस दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो हमने ही को ले लिया। हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही वॉज टॉट बाई मी, क्या, इंग्लिश, ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है। ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, तो कौन से टेंस में है? अगर ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, मैथमेटिकल फैक्ट्स ना हो, तो चेंज होगा। अगर ये चीज़ें होती हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तो चेंज नहीं होगा। अब इसमें देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन, ही सेड दैट, इधर चले जाते हैं, ही सेड दैट, टोल्ड तो आएगा नहीं, सेड टू का टोल्ड होता है, तो टोल्ड वाली बात तो इसमें बनेगी नहीं। दो ऑप्शन पहले के हमने वैसे ही काट दिए। ही सेड दैट, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती, सेड टू का टोल्ड होता है। अदरवाइज उसमें सजेशन हो, सजेस्टेड हो जाता है, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड हो जाए, प्रे हो तो प्रेड हो जाएगा, अलग अलग उसका वो है अपना रूल। तो ही सेड दैट, अब ये इसने कहा आई एम प्रिपेयरिंग, तो ही प्रिपेयर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ही वॉज प्रिपेयरिंग हो जाएगा यहाँ पे। अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज प्रिपेयरिंग। ही सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन, तो ही सेड दैट, ही इज, ये भी नहीं होगा डी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन, ही का पॉजिटिव क्या होगा, हिज। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है, फेयर एंड स्क्वायर है तो यानी कि क्या है, ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑनेस्ट है। ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है, बैड करेक्टर, हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ, सीप ऑफ ब्लैक कलर। तो इनमें से चार में से जो करेक्ट हो जाएगा बैड करेक्टर, ब्लैक सीप। जैसे कि आपने यहाँ पे उत्तराखंड में जब करप्शन का मुद्दा सामने आया था उस टाइम भी आपने सुना होगा, काली भेड़ें घुस गई हैं करके, ब्लैक सीप उसी को कहा जाता है। इट साउंड्स गुड, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पुरानी वीडियोज़ में, अगर आपने वॉच किया हो तो। जब कभी भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ब आती हैं उनकी जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। वैसे भी गुड एडजेक्टिव का ही काम करता है मोस्टली। साउंड देखो वर्ब है और गुड का पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा जा रहा है, तो गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सेंस ऑर्गन जो 5 हमारे होते हैं, इनके बाद जो वर्ब आएगी, इन इट साउंड्स गुड, इट टेस्ट्स गुड, इट सीम्स टू मी या लुक गुड, ये जो है ये एडजेक्टिव, इनकी विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं सेंस ऑर्गन वाली वर्ब की। अदरवाइज वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं, ये तो आपको पता है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें ब्लैंक में हमें भरना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ ही अ डॉक्टर ही वुड ट्रीट यू, इफ़ ही वॉज, इफ़ ही इज, ही विल बी, ही वर, तो ही वर होगा करेक्ट। इफ़ ही वर अ डॉक्टर, यदि अगर वो डॉक्टर होता है या काश वो डॉक्टर होता है, जैसे इफ़ आई वर बोलते हैं ना, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो काश में प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसे ही जब इमेजिनेशन की बात हो तो इफ़ ही वर होगा, ही वॉज नहीं आएगा, ही वर आएगा, ही वर, सी वर, आई वर, ऐसे करके बनता है। इफ़ ही वर अ डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर होता है तो आपको ट्रीट करता हो, आपका इलाज कर देता, कहने का मतलब। आई डॉट डॉट डॉट, इसमें हैव टोल्ड, टोल्ड, हैड टोल्ड, वॉज टेलिंग, टेंस का बताना है हमें। तो यस्टरडे इज द की वर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। की वर्ड भी हमने बताए हुए हैं टेंसेस वाली वीडियो में, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। इफ़ यू डॉट डॉट डॉट, इसके बाद वेल यू विल विन द मैच, तो विल प्ले, प्लेज, प्ले,
आर प्लेइंग। तो इफ़ वाले पोर्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनाएंगे। इफ़ यू प्ले वेल, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप मैच जीत जाएंगे। मैंने आपको बताया था इफ़ जिसमें ये लगा रहता है, क्या कंजंक्शन लगा रहता है, वो वाला पोर्शन आप बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अदर सेकंड पार्ट जो बन जाएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएगा। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए कंडीशनल का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू टू हैव सीन फॉर सीइंग। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू हो जाएगा। फॉरवर्ड के बाद जो टू आ रहा है ये प्रेपोजिशन है, इसको इन्फिनेटिव मत समझिएगा। फॉरवर्ड टू सीइंग यू होगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। आई बॉट दिस बुक, मैंने ये बुक खरीदी 100 रुपीज़ इन विद फॉर एट। तो आई बॉट दिस बुक फॉर 100 रुपीज़, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये प्रेपोजिशन वाले हमने बता रखा है उस वीडियो में, जो ग्रामर से रिलेटेड मॉक टेस्ट हमने बनाया हुआ है, तो उसको आप वॉच करिए। अल्मा मैटर इज द प्लेस वेयर स्टडीड मैरिड वॉज वो डाइड। 4 ऑप्शन है, तो अल्मा मैटर जहाँ से स्टडी की होती है उसको बोलते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। डिनोमेंट 4 अलग अलग हैं, तो डिनोमेंट में DENOUE जिसमें आपको मिल रहा है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिनोमेंट होता है कॉमेडी की एंडिंग, और कैटेस्ट्रॉफ होता है ट्रेजिडी की एंडिंग। ट्रॉफी नहीं बोलेंगे, कैटेस्ट्रॉफ जो है सैड एंडिंग बोलते हैं, यानी कि ट्रेजिडी की एंडिंग कैटेस्ट्रॉफ, कॉमेडी की एंडिंग डिनोमेंट, हैप्पी एंडिंग, याद रखिएगा। फाइंड आउट मिस स्पेल्ड वर्ड, तो मिस स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे ढूंढना है हमें। 4 ऑप्शन हमारे पास है, बिलीव, रिसीव, ओकेजन, ग्रामर। तो ग्रामर जो है यहाँ पे मिस स्पेल्ड है। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR होती है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नॉन एज। तो क्या कहा जाता है इसको, फॉल्स आइडिया और इमेज को, ये बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पर एल्यूजन, इमेजरी, इल्यूजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्यूजन। तो ये थे 70 क्वेश्चंस। कोई वीडियो मॉक टेस्ट कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है। हर एक टॉपिक हमने कवर करने की कोशिश करके इसमें आने वाले समय में और बेहतरीन आपको यहाँ पे टॉपिक